इतिहास में हम लोग मगध वंश पढ़ रहे थे ना। मगध वंश नहीं था, मगध साम्राज्य था। क्या था? मगध साम्राज्य था। वंश हमने मगध पे बहुत सारे पढ़े। कितने मगध के वंश हमने पढ़े? मगध पर शासन करने वाले हमने सबसे पहले पढ़ा हर्यक वंश, है ना। फिर सुशनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। शुंग वंश तक हमने खत्म कर लिया है। आज कौन सा वंश स्टार्ट करेंगे? कण्व वंश, है ना। आज का वंश कौन सा होगा मगध पर? कण्व वंश। देखो कण्व वंश हम तुमको पढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं ऐसा। कण्व वंश वालों ने कुछ नहीं किया ऐसा कि उनको पढ़ाया जाए। 4 शासक हुए हैं, संस्थापक और आखिरी शासक देख लो, है ना। हो गया खत्म, उसमें कुछ है नहीं। इतिहास ऐसे लोगों को जगह नहीं देती जिन्होंने कुछ महान ना किया हो। इन्होंने कुछ महान नहीं किया, इसलिए इनके बारे में कोई भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। इनके बारे में पूछा भी नहीं जाता है। इनके नाम हम बताएंगे, तुम लोग बताना कभी सुना है सपने में भी? ऐसे नाम है इनके। एक थे जिनका संस्थापक जो इनके हैं, संस्थापक तो हमने बता रखे थे, कोई बताएगा संस्थापक कौन है इनके? इनके संस्थापक वासुदेव है। कौन है? वासुदेव, है ना। ये वासुदेव कृष्ण वाले चैप्टर में भले तुमने नाम सुना हो, यहाँ इतिहास में तो कहीं पढ़ा नहीं होगा। पढ़ा है कभी? वासुदेव नाम सुना है? कभी आया ही नहीं होगा कहीं पे, है ना। तो ऐसा कुछ विशेष इन लोगों ने किया ही नहीं है जो इनको हम पढ़ें। इनको पढ़ने का हमको केवल इतना मिलता है कि देवभूति की हत्या किसने की थी? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, उसकी हत्या कर दी थी वासुदेव ने, और नया वंश स्टार्ट कर दिया कण्व वंश। बस इतना ही है। इस वंश में 4 शासक हुए हैं। अंतिम शासक देख लो, अंतिम शासक कौन हो जाएगा? अंतिम शासक बताओ कौन होगा? जी लोगों, कुछ किताब है, पढ़ते पढ़ाते हो घर पे? नहीं पढ़ते हो? सुशर्मा पक्का? देखो ये तैयार करके आइए पूरा। अंतिम शासक कौन हो जाएगा? अंतिम शासक है सुशर्मा। ये क्या है? लास्ट है। 4 ही शासक हुए हैं, विशेष कुछ भी जानने वाला नहीं है। ना इन्होंने कोई काम ऐसा कराया है, ना ही कोई युद्ध लड़े हैं। क्या बताएं इनके बारे में? किसी से कोई चक्कर वक्कर होता वही पढ़ा देते, वो भी नहीं है। इनका मैटर ही नहीं है, कुछ पढ़ाएं क्या, है ना। अच्छा, इनका एक सेनापति था, सुशर्मा का एक सेनापति था। सेनापति इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यही इसको मारेगा, है ना। इनको मोक्ष कौन दिलाएगा? यही इनका सेनापति मोक्ष दिलाएगा। इनका सेनापति कौन है पता है? इनका सेनापति है सिमुक। कौन है इसका सेनापति? है सिमुक। अच्छा, ये नाम तुमको थोड़ा अजीब लगेगा, बाकी तुमको सब अच्छे अच्छे नाम लग रहे होंगे। सिमुक थोड़ा अलग नाम लग रहा होगा ना, तो इसको याद कर लेना, क्योंकि सिमुक ने हत्या की थी किसकी? सुशर्मा की हत्या किसने की थी? सिमुक ने हत्या की थी। क्यों? क्योंकि ये इनका सेनापति था। सुशर्मा अच्छा शासक था नहीं, और इतिहास कहता है कि अगर तुम योग्य नहीं हो तो कोई तुम्हारी जगह ले लेगा, है ना। फिर चाहे वो साम्राज्य की बात हो, चाहे घर की बात हो, योग्य तुमको हर जगह होना पड़ेगा, वरना घर में भी तुम्हारी जगह दूसरा ही लेगा कोई। बात को समझो, ठीक है। तो अगला वंश कौन स्टार्ट करेगा? अगला वंश स्टार्ट करेगा सिमुक, है ना। और सिमुक कौन सा वंश स्टार्ट करेगा? सिमुक वंश स्टार्ट करेगा। अगला वंश कौन सा हो जाएगा? सातवाहन, है ना। अगला वंश कौन सा हो जाएगा? सातवाहन वंश हो जाएगा। तो अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, तो आसान सी बात है, सिमुक हो जाएगा, है ना। सीधी सीधी बात है, सिमुक हो जाएगा संस्थापक। इस वंश में बहुत सारे राजा हुए, एक से एक लड़ाकू राजा भी हुए हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। लेकिन अच्छा, तुम लोग ये बताओ, पीछे से हमने जितना पढ़े हैं, जितने वंश हमने गिनाए हैं, सारे के सारे वंश तुम लोगों को पता है क्रम से? हाँ, हसीन मसूक शाह, है ना। अच्छा चलो देख लेते हैं किसको किसको याद है। बस याद है? हसीन मसूक शाह, यही तो हमने ट्रिक बताई थी, है ना। मगध पर शासन करने वाले इतने वंश हैं। सातवाहन आखिरी वाला वंश हम पढ़ रहे हैं, ये वाला कौन सा है? यही सातवाहन वंश है। मतलब यहीं से मगध वंश समाप्त हो जाएगा, मगध खत्म हो जाएगा। क्या हिंदुस्तान पे साम्राज्य खत्म हो जाएंगे? आगे आने वाले वंश खत्म हो जाएंगे। इसके बाद तो बहुत ही प्रतापी वंश आएगा जिसका नाम है गुप्त वंश। उसमें तो बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना भी है हमको वहाँ से। तो फिर इतना ही तक क्यों है? मगध पर शासन करना यहीं से खत्म हो जाएगा। मगध के अलावा अब अलग अलग शासन बनेंगे, अलग अलग राजधानियाँ होंगी। अब मगध शासन नहीं रहेगा, ठीक है। साम्राज्य का नाम दूसरा होगा, मगध नहीं रहेगा, ठीक है। मगध पर इतने ही वंशों ने शासन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हाथ से कौन सा वंश था? हर्यक वंश। अच्छा, कौन बता सकता है हर्यक वंश का पहला और अंतिम शासक?
अच्छा, कौन सारे वंशों का बता सकता है? सारे वंशों के नाम, पहला शासक और अंतिम शासक। देखो ये याद रखना जरूरी है, वहां तुमको हमने अलग अलग पढ़ा दिया, पर यहाँ पे तुमको सारे पता होना चाहिए। बीच का जानकारी अगर तुम भूल भी रहे तो इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था, क्योंकि वो पता होगा फिर आगे पीछे का थोड़ा थोड़ा स्टोरी तुम रिलेट कर लोगे, नाम से याद आ जाएगा कि ये था वो था। बताओ ये कौन सा वंश है? ये हर्यक वंश है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, है ना? सही। जिज्जी लोग देखो तैयार करके आए हैं, तुम लोग नहीं तैयार कर रहे हो। बिंबिसार संस्थापक कौन था? अंतिम शासक। देखो तैयार है, देख देख के मत बताओ कोई लोग। नाग दशक कौन सा शासक हो जाएगा? अंतिम शासक नाग दशक। अच्छा, शिशुनाग वंश का संस्थापक बताओ कौन है? शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है ना? शिशुनाग हो गया। अंतिम शासक कौन है? नंदी। अरे नहीं, महापद्मनंद तो नंद का होगा, नंदी वर्मन होगा। कौन होगा? नंदी वर्मन, है ना? देखो यहीं पे तुमको याद हो जाएगा अभी। अब बताओ ये कौन सा हो जाएगा? ना से कौन सा? नंद वंश। और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, है ना? महापद्म नंद, है ना? और इसका अंतिम अंतिम शासक कौन सा हो जाएगा? घनानंद, जिसको किसने मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। कौन हो जाएगा? घनानंद। अब फिर कौन सा वंश आ जाएगा ये? अरे मगध कौन बोला है? मगध नहीं होगा, मगध साम्राज्य है। हाँ। वो कह रहा सब्जी लड़कों पे ध्यान दो, लड़कियां गलत बोलती हैं। मौर्य वंश, है ना? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना? अंतिम शासक कौन हो जाएगा? बृहद्रथ, है ना? ये बृहद्रथ वो जरासंध वाला नहीं है, ये बृहद्रथ मौर्य वंश का है। कौन है? बृहद्रथ। हो गया। अब ये कौन सा वंश है? ये तो अभी भी पढ़ा है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र। देखो लड़कियां याद करके, लड़के नहीं याद किए हैं। पुष्यमित्र, है ना? पुष्यमित्र शुंग, है ना? जो ब्राह्मण वंश से था, ब्राह्मण कुल से, है ना? फिर अंतिम शासक कौन हो जाएगा? हाँ देखो, बताओ बताओ बताओ, कोशिश करो, क्या जाता है अभी? पूरा टाइम तुम्हारा है, अभी जल्दी जल्दी पढ़ा ये। नहीं, वासुदेव तो इसका हो जाएगा संस्थापक। वासुदेव तो मारेगा, वासुदेव मारेगा किसको? अभी अभी हमने तुरंत बताया था। वासुदेव ने किसकी हत्या की थी? देवभूति की। किसकी हत्या की थी? कुछ नहीं याद है, तुरंत बताया था, तुरंत भूलो। देखो जितना हम लिखते हैं उससे ज्यादा हमारे बोलने पे ध्यान दिया करो, क्योंकि हम लिखते कम है, बोलते ज्यादा हैं, है ना? तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम बोल देते हैं पर लिखते नहीं हैं, तो बोलने पे भी ध्यान दिया करो कि क्या क्या बोल रहे हैं। हो सकता है कोई चीजें हम ना लिखे तो तुम अगर लिखना चाहते हो, तुमको लगता है कि ये तुम भूल जाओगे, तो लिख लिया करो साइड में। जरूरी नहीं होता जितना हम बोर्ड पे लिखे उतना ही छापो, अपने आप भी लिख लिया करो कुछ थोड़ा, क्योंकि हम सारा चीजें नहीं लिखते यहाँ पे, कुछ समझाते हैं पर लिखते नहीं है, है ना? अब आ जाएगा सातवाहन वंश, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। इसको तो हमने नहीं, कर्ण वंश रह गया, है ना? अभी इसको देखो, देखो इतना खच्चर वंश से छूट ही जा रहा था, है मतलब कुछ है ही नहीं, क्या याद रखे इसमें हम? बताओ इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? वासुदेव। और अंतिम शासक सुशर्मा। अब इसमें बताओ सातवाहन वंश में पहला संस्थापक जो है वो तो लिखा ही सामने, कौन हो जाए? सिमुक हो जाएगा। यही नाम याद रखना, क्योंकि बाकी तुमको याद हो जाएंगे, बाकी नाम तुमको याद हो जाएंगे, भूलोगे तो यही नाम भूलोगे। अब बताओ अंतिम शासक कौन सा होगा इसका? हाँ, अंतिम शासक हो जाएगा यज्ञ। हाँ बताओ कौन बोला था? कोई राधे श्याम बोल। आधा हम नाम बोल दिए, आधा तुमको क्या बताना है? आधा है, देखो इतना लिख दिए, आधे का भी आधा हमने लिख दिया है। यज्ञ भल्ल, देखो तुक्का लगा है। अच्छा यज्ञ वल्ल बोला है। अरे कुछ तो अपने आप पढ़ लिया करो, किताबें हैं नहीं है, थोड़ा पढ़ के आया कुछ पता हुआ कि ये वाला वंश पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ा पढ़ के आया तो तुम्हारा भी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा उसमें पढ़ने में, है ना? थोड़ा मन लगेगा, तुमको लगेगा कि हमको सब पता है, सर से ज़्यादा तो हमको आता है ना? जब पढ़ के आओगे तो तुमको ऐसा लगेगा। अगला कौन सा हो जाएगा? यज्ञश्री सातकर्णी, इसका नाम है यज्ञश्री सातकर्णी। तो मगध के सारे वंश तुमको पता हो गए, कितने वंशों ने शासन किया, है ना? कौन संस्थापक था किस वंश का, और कौन अंतिम शासक था। कितना आसान है, तुम लोग जब रिवीजन किया करो तो ऐसे किया करो, पूरा थोड़ी ना एक तरफ से करना है, बस ऐसे देख लिया करो, फिर देखा करो इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया,
सबके काम ऐसे दिमाग में ऐसे घुमा लो कि ये वाला काम इसने किया था, वो काम उसने किया, तो बस सारा काम तुम्हारा हो गया। तुमको तो एग्जाम निकालना है, कौन सी इतिहास की किताब लिखनी, इतना ही तो काम है तुमको कि हमारा काम हो जाए, बस बात खत्म, है ना हो जाएगा। तो ये वाला सिस्टम है। अभी हमको कौन सा वंश पढ़ना है? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक है ना, इतना लिखोगे कोई लोग लिख लो, फिर इसके बाद सातवाहन वंश स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो सातवाहन वंश, अंग्रेजी वाले लोग डायनेस्टी वगैरह अपना लिखते रहेंगे साइड साइड में, है ना। वंश मतलब डायनेस्टी, है ना। तो सातवाहन डायनेस्टी। अब सातवाहन को ये मत करना 7 व्हीकल, है ना, तो वो नहीं होगा। सातवाहन मतलब सातवाहन, ठीक है, नाम है वो। तो सातवाहन डायनेस्टी। अच्छा, सातवाहन डायनेस्टी जो थी, इसका संस्थापक कौन था हमने अभी बताया, बताओ। संस्थापक सिमुक हो जाएगा। यही नाम अगर तुम भूलोगे तो यही नाम भूलोगे, बाकी सारे नाम तुमको याद हो जाएंगे, सिमुक वाला नाम भूलोगे क्योंकि हम भूल जाते थे इसको, ठीक है। तो तुमको ये नाम याद रखना है, कौन सा? सिमुक। विशेष कोई काम नहीं किया इन्होंने तो विशेष कुछ पढ़ेंगे नहीं। इस वंश में एक शासक था जो बहुत ही बुद्धिमान था, है ना, लड़ाई वड़ाई नहीं करता था, पर टैलेंटेड बहुत था, पढ़ा लिखा आदमी जिसको कहते हो, पढ़ा लिखा आदमी था। पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा शांत होता है ना। तो अगला शासक इसका हो जाएगा, जिसका नाम है इस वंश में हाल। क्या नाम हो जाएगा? हाल। अगला शासक था हाल। अच्छा, ये इसका नाम हाल है, ठीक है। तो ये याद रखना, हाल चाल वाला हाल नहीं है ये, ठीक है। जिन लोग ये सोच रहे हैं हाल चाल पूछ रहे हैं सिमुक का, तो हाल चाल नहीं है, अगला शासक है, ठीक है। तो ये जो हाल है ये बहुत ही बुद्धिमान शासक बताया जाता है। कहा जाता है कि ये पढ़ा लिखा था, बहुत योग्य शासक था, पर इसने अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं लड़े। तो इसके बारे में केवल इतना ही पूछा जाता है कि ये बुद्धिमान था। क्या था? बुद्धिमान था, है ना, इतना ही होता है। युद्ध लड़े होते तो इसके युद्ध हम देखते, इसने युद्ध कोई नहीं लड़े। ऐसा ही तुम एक शासक देखोगे, जब आगे जाओगे दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे, तब वहाँ पे तुमको मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक। पढ़ा लिखा बहुत है ना, पर खच्चर ही बहुत किया है। वो इतना खच्चर है कि अपने ज्ञान का उसने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। ज्ञान का भी इस्तेमाल हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं बचा के रखना पड़ता है। तो उसने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो उसको मूर्खों में गिना जाता है। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा फिर भी बहुत बड़ा मूर्ख रहता है वो, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ाएंगे तो तुमको हंसी आएगी कि ऐसा हो सकता है क्या। तो वैसा ही सिस्टम है इसका। इसने युद्ध नहीं लड़े, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक जैसा हाल नहीं है इसका, इसने युद्ध नहीं लड़े, ठीक है, पर इसको बहुत बुद्धिमान शासक कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तुमको अगर इस वंश की बात करें, सातवाहन वंश की, तो ये सातवाहन वंश में समाज समझते हो कैसा था? सातवाहन वंश में समाज मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक था, है ना, माता का महत्व ज़्यादा हुआ करता था, है ना। उसके बाद में वैदिक काल आ गया। वैदिक काल में हमने देखा, वैदिक काल में, वैदिक जितना काल रहा उसमें हमने देखा पितृसत्तात्मक समाज था, है ना। पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, स्त्रियों को कम महत्व दिया गया वहाँ पे, है ना, यही हुआ। लेकिन हमने देखा एक समाज हमने पढ़ रखा है ऐसा, जहाँ पे वहाँ पे भी मातृसत्तात्मक समाज होता था। ये तो है ही, ये कैसा है? ये मातृसत्तात्मक है। ये समाज कैसा है? मातृसत्तात्मक समाज है। एक समाज हमने और पढ़ रखा है बहुत पुराना, जो मातृसत्तात्मक हुआ करता था, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की कैसी थी? वो भी तो मातृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता भी मातृसत्तात्मक है। उसके बाद में फिर वैदिक सभ्यता आई, और वैदिक सभ्यता कैसे हो गई? पितृसत्तात्मक हो गई। फिर घूम घुमा के मैटर आ गया सातवाहन वंश पे, यहाँ पे फिर से मातृसत्तात्मक हो गई। पर यहाँ पे तुम देखो कि जितने भी शासक होंगे वो सब पुरुष ही होंगे। शासक कैसे होंगे? पुरुष होंगे। पर वो सब शासक अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे, ठीक है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि उस समय माता को महत्व ज़्यादा दिया जाता होगा, है ना, स्त्रियों का महत्व ज़्यादा रहा होगा। पर शासन अगर तुमसे पूछा जाएगा तो शासन पुरुष ही करता था, है ना। तो मिली जुली तुमको कुछ देखने को मिलेगा कि सिंधु वाला भी मिलेगा और तुमको वैदिक वाला भी मिलेगा। शासन कौन करेगा? तो पुरुष करेगा। पर घर का मुखिया कौन होगा? किसके इशारों पे नाचेगा? पुरुष। महिला के, है नहीं, गलत बात बता रहे कह रहे तो, हाँ, माता के, अच्छा, वो एक ही बात है। मातृसत्तात्मक मतलब मातृसत्तात्मक शब्द से ही अर्थ है कि स्त्री का महत्व ज़्यादा होगा, है ना, ये बात है। अरे मातृ का माता से रिलेशन नहीं है कोई भी। मातृसत्तात्मक का मतलब होता है कि स्त्री का महत्व ज़्यादा होता है, वहाँ पे मातृसत्तात्मक समाज कहते हैं। जहाँ पे पुरुष का ज़्यादा महत्व होता है वहाँ पे पुरुष सत्तात्मक या पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है, ठीक है, ये बात है। तो अगला शासक हुआ जिसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। नाम सुना है किसी ने? अंदाजे में कहीं लगाओ, कहीं सपने अपने में सुना हो। क्या नाम है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखो माता का नाम आ गया कि नहीं आ गया? कि माता का पुत्र है सातकर्णी। कौन सा पुत्र? गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना। अच्छा, तुम जब देखोगे
तो मगध अगर डायग्राम तुमको बना के दिखाए मैप में, तो मैप में तुमको कैसा दिखेगा? जैसा पहले था क्या वैसा ही दिखेगा मगध? बोलो, क्या वैसा ही मगध होगा जैसा छोड़ के गए थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक छोड़ के गए थे? इधर देखो, यहीं पे था, यहाँ शुरुआत यहाँ से हुई थी नहीं हुई थी? जब शुरुआत में हर्यक वंश हुआ करता था तब इसकी राजधानी कहाँ पे हुआ करती थी? राजगिरी हुआ करती थी, जिसको राजगीर कहते थे। फिर वहां से बदल के कहाँ चली गई? वैशाली चली गई, यहाँ से राजधानी वैशाली गई। फिर वैशाली से वापस घूम के कहाँ आ गई? पाटलिपुत्र गई। फिर पाटलिपुत्र से फिर राजगीर गई, राजगीर से फिर वापस पाटलिपुत्र आई। फिर यहाँ से घूम करके इधर आ गए मध्य प्रदेश के एरिया में। मध्य प्रदेश के एरिया में कहाँ थी जी बताओ? वल्लभी। कहाँ थी? यहाँ से घूम के आया वल्लभी, है ना? वल्लभी थी, राजधानी नहीं थी। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही ये सातवाहन वंश आएंगे, इनके समय पे इधर जो तुमने हसन मसूद साथ देखा था, वहां पे इतने सारे वंश चल रहे थे। ये सारे वंश केवल इसी क्रम में नहीं चल रहे थे, इसके बीच में विदेशी आक्रमण भी हुए हैं। हुए कि नहीं हुए? हमने देखा नंद वंश के समाप्त होने के तौर पे और मौर्य वंश के उत्थान के समय पे एक और आक्रमण हुआ था, इसको यूनानी आक्रमण कहते हैं, है ना? सिकंदर आया था, सिकंदर आके चला गया, है ना? फिर उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर आया, उसका सेनापति, वो लड़ा सिकंदर के मरने के बाद में, वो लड़ा। उसके बाद में डेरियस प्रथम आया, डेरियस प्रथम ईरान का हकमनी वंश का शासक, है ना? वो आया। ये सब विदेशी आक्रमण हुए इधर। फिर इसके बाद में तुम देखोगे मौर्य वंश के बाद में तुमको फिर मिलेगा इंडो ग्रीक आएंगे, ये इंडो ग्रीक इनको पढ़ाया है ना? फिर शक आएंगे, पहलव आएंगे, कुषाण आएंगे, है ना? कनिष्क वगैरह ये भी तो आएंगे। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई, उनको मैंने छोड़ दिया, बीच में तुमको नहीं बताया क्योंकि बीच में तुम डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहले इंडियन वाले पढ़ लो जो भारत के पहले थे, है ना? फिर बाहरी वालों को देख लेंगे, उसी में अभी सेट कर देंगे। सातवाहन खत्म हो फिर इसी में सेट करेंगे एक एक, ठीक है? कि बीच में कौन आया पूछेगा तो पूरी कहानी याद होगी, इसके बीच में ये हुआ था, उसी के बीच में सटा देंगे उसको, बनाओ गैप थोड़ा, उसी में एडजस्ट करो उसको, ठीक है? हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक? तो देखो पहले ये वाले खत्म कर लेते जो हमारे यहाँ के थे, फिर बाहरी वालों को भी देख लेंगे। तो तुमको देखने को मिलेगा यहाँ पे शक शासक आ चुके थे, है ना? शक शासक आए थे इधर, यहाँ मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया। अच्छा, मध्य एशिया में कितने देश आते हैं कोई बता सकता है? मध्य एशिया, अभी मैप में तुम लोग वहाँ पहुँचे नहीं हो पर पढ़ाएंगे अभी सेंट्रल एशिया में, पर तुम लोग खुद के आइडिया से बताओ सब मध्य एशिया कहाँ पे है? मध्य एशिया के बारे में कोई अगर जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी जी लोग हिलाओ मत उसको। चलो बताओ मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? एक कोई देश बता दो, कोई एक सेंट्रल एशिया का कोई एक देश। हाँ, वहाँ पे बीच में मैप दे देके बताओ। इसीलिए मैंने यहाँ पे फिजिकल लगा रखा है, पॉलिटिकल लगा के रखा है कि उसमें देख देख के बताओगे। हाँ देखो, तुर्की नहीं, तुर्की तो एशिया माइनर हो जाएगा, सबसे लास्ट में, सबसे पश्चिम में हो जाएगा। देखो सबसे पहले वहाँ पे आता है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 देश आते हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया में। तो ये शक जो थे वहीं सेंट्रल एशिया से भगाए गए थे, मध्य एशिया से भगाए गए लोग थे। अब ये भागेंगे तो इनको पता था कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, है ना जिज्जी? रुकना पड़ेगा, नहीं रुकना पड़ेगा? तो सोच रहे थे कहीं ना कहीं रुकेंगे, तो ये इधर से भगाए हुए लोग थे, यहाँ से भाग भाग करके आए थे नहीं आए थे। अब इनको कहीं रुकना है और रुकने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा दिन इधर उधर भटके तो फिर कोई इज्जत देगा नहीं। तुरंत आओ, तुरंत शासन करो, वो ठीक रहेगा, मारो पीटो काम चलाओ, वो सही हो जाएगा। तो ये लोग इधर उधर बट गए, एक जगह पे नहीं रह रहे थे, छोटे छोटे टुकड़ों में। किसी ने किसी राजा को, छोटे राजा को मार लिया, वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को विस्तार करना स्टार्ट किया, ठीक है? तो छोटे छोटे जगहों पे ये शासन करने लगे। जैसे तुम यहाँ देखोगे, इधर यहाँ नासिक में ये लोग रहने लगे, शासक नासिक में भी हो गए, है ना? इधर देखोगे उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी शक शासक रहने लगे। तब ये इनको करने लगे परेशान, क्योंकि इनके पड़ोस में आ गए राजधानी लेकर के। अब ये भी इधर हैं, इनको तो दिक्कत होएगी, क्योंकि पहले भाग के आए, अभी सिक्योर इनका खुद का मैटर नहीं है, डरे हुए अंदर से। तो क्या करेंगे, ये सबसे पहले इनको परेशान करना स्टार्ट करेंगे। अब सातवाहन लोग इनसे होने लगे परेशान, तो क्या किए, यहाँ से भाग करके इधर आ गए और इधर के एरिया में ये शिफ्ट हो गए। इधर का एरिया कौन सा है? ये एरिया है आंध्र प्रदेश का। कौन सा एरिया है? आंध्र प्रदेश का। तो ये आंध्र प्रदेश के एरिया में शिफ्ट हो गए, इसीलिए इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। नाम सुना होगा, कौन सा वंश कहते हैं इसको? आंध्र सातवाहन वंश। क्यों? क्योंकि ये इधर आंध्र प्रदेश के साइड में भाग करके चले आए थे। अच्छा तुम लोग एक बात देखो, राजधानी इधर बढ़ाते चले जा रहे हैं तो दक्षिण में लगभग आ गए, है ना? साउथ इंडिया में आ गए, प्रायद्वीपीय पठार पे आ चुके हैं। उत्तर भारत का पूरा एरिया छूट गया है। छूट गया नहीं छूट गया? तो क्या अवसर नहीं हो गया लोगों के लिए
उत्तर भारत पे शासन करने का, क्योंकि सब कुछ मेन जमीन तो तुमने छोड़ ही दी, वहाँ पे दूसरे लोग शासन करेंगे। यही गलतियाँ हुई कि ये लोग इधर भागे नीचे की तरफ, ये लोग बढ़ते रहे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ विदेशी आक्रमण होने लगे, है ना। फिर आएंगे पहलव, कुषाण, ये सब आकर के शासन यहाँ करने लगेंगे, है ना। तो ऐसे हम लोग देखेंगे एक एक करके। ये इधर आ गए, इसलिए इनको क्या कहते हैं, आंध्र सातवाहन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे शासन कौन कर रहा था, गौतमीपुत्र सातकर्णी इसका नाम था, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जब शासन कर रहा था, तो यहाँ नासिक में एक शासक हुआ करता था, शक शासक था। शक शासक कौन था वहाँ पे, बताओ। नासिक का शक शासक कौन था, नासिक का शक शासक था, इसका नाम था नहपान। क्या नाम था, नहपान। इसके साथ इसका हो गया युद्ध, किसका हो गया युद्ध, गौतमीपुत्र सातकर्णी का। सोचो, मगध का शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी, और युद्ध किससे हो रहा है, भाग कर आए हुए लोगों से। शक शासक तो भाग के आए हैं, अभी तुरंत आए हैं, तो इतना ज़्यादा बड़ा साम्राज्य तो बना नहीं लिया होगा। नासिक में रह रहे हैं, नासिक बहुत छोटा सा जगह है, बहुत बड़ा साम्राज्य भी नहीं है, नासिक में रह रहे हैं। तो क्या ये इसे जीत पाएंगे, जीतने के चांस हैं, नहीं जीत सकते। जीतेगा कौन, गौतमीपुत्र सातकर्णी जीतेगा, और कौन हार जाएगा, नहपान हार जाएगा। नहपान है कौन, ये एक शक शासक है, क्या है, शक शासक है ना। तो शक शासक नहपान यहाँ पे हार जाता है, ठीक है ना। अगला शासक होता है, इसका नाम था वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। हमने तुमको बताया था कि यहाँ पे समाज कैसा होगा, मातृ सत्तात्मक है, तो माता का नाम पहले लगाएंगे, है ना। तो इनका नाम क्या हो गया, वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी अब ये लोग परेशान तो कर ही रहे हैं, इतनी जल्दी तो छोड़ेंगे नहीं, ये लोग भाग रहे हैं धीरे धीरे। क्या है, अरे नहीं भैया, ये नाम पहले लगता है माता का। हमने पहले बताया कि माता का अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम लगाते थे, है ना, ठीक है। तो उनकी नाम, माता का नाम है वशिष्ठी, तो वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी इनको कहा जाता है। तो वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी के समय पे भी शक शासकों ने आक्रमण किया, है ना। अगली बार यहाँ से ये इन वाले लोगों ने नहीं किया, नासिक वाले कर चुके हैं, अभी क्या करेंगे, उज्जैन वाले करेंगे, है ना, महाकालेश्वर की धरती वाले। उज्जैन में कौन रहता था, उज्जैन वाले का नाम बताएंगे, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, रुद्रदामन। नहीं सुना है, रुद्रदामन ये फेमस आदमी है। तो इस बार किसने आक्रमण किया, रुद्रदामन ने इस पे कर दिया हमला, युद्ध हो गया। किसके साथ में, वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी के साथ में रुद्रदामन का हमला हो गया। अच्छा, रुद्रदामन है कौन, ये भी तो शक शासक है ना, क्योंकि ये भी तो भाग क्या है, पर ये बहुत ही प्रतापी शासक था। रुद्रदामन बहुत योग्य आदमी था, ऐसा वैसा आदमी नहीं था छोटा मोटा किया ऐसे ही मार पीट के निकल जाओ, तो छोटे मोटे आदमियों में से था नहीं ये। इसने क्या किया, इसने वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी को हरा दिया, और जीत कौन गया, रुद्रदामन जीत गया। अब यहीं से इनकी नींव होने लगी कमजोर, खत्म नहीं हुई अभी, खत्म का हमने अभी बताया। अंतिम शासक कौन था इसका, यज्ञश्री सातकर्णी। इतनी जल्दी भूल गए, तुरंत का मैटर। तो अभी ये खत्म तो नहीं होगा, पर हार तो जरूर गया है ना। तो तुम्हारे वर्चस्व में कमी आएगी, आएगी नहीं आएगी, बेइज्जती तो होएगी। तो मगध अब यहाँ से कमजोर होने लगा, यही कारण था। एक तो ये छोड़ के चले आए इधर, पूरा मगध उधर से छोड़ के जाए, तो उधर से एरिया चला गया तुम्हारे हाथ से। दूसरी बात, तुम युद्ध भी हार जाए, छोटे छोटे शासकों से, शक शासकों से हार गए, है ना। तो तुम युद्ध भी हार रहे हो और एरिया भी अपना छोड़ के चले आए हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा क्या होगा, पतन होगा। तुम्हारे साम्राज्य पे दूसरे लोग आकर के शासन कर लेंगे, है ना। और यही हुआ भी, शक शासकों ने हमारे यहाँ अपने पैर जमा लिए, है ना। अच्छा, शक शासकों ने अपना एक कैलेंडर चालू किया, शक संवत, है ना। हम लोग जो कैलेंडर अभी यूज करते हैं जनवरी फरवरी वाला, इस कैलेंडर को क्या कहते हैं, ये देखो विक्रम संवत बता रही है, ये शक संवत है। जनवरी फरवरी वाला शक संवत है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। वो जो हम लोग कहते हैं ना, चैत बैसाख पूस आषाढ़ सावन भादो, वो वाला है शक संवत, है ना। सबके अपने अपने होते हैं, इस्लामिक में भी होता है हिजरी संवत जिसको कहते हैं, है ना, उनका भी चलता है सबके हिसाब से, सबका अपना अपना है। तो हमारे यहाँ एक और विक्रम संवत भी चला था 57 ईसा पूर्व में। शक संवत कब चला था पता है किसी को, 78 ईस्वी में, है ना। 78 ईसा पूर्व नहीं है वो, देखो ऐसे करोगे इसको, देखो जो विक्रम संवत चला था वो चला था 57 ईसा पूर्व में। कब चला था, 57 ईसा पूर्व। फिर इसके बाद में आएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन आएगा, ग्रेगोरियन आएगा। ये 0 से स्टार्ट होगा, यहीं से तो हम काउंट कर रहे हैं कि इसी से 57 साल पहले, है ना। अब इसी के 78 साल बाद आएगा तुम्हारा कौन सा, शक संवत। कौन आएगा, संवत। ये चलेगा 78
ईस्वी में, है ना। मतलब ग्रिगोरियन कैलेंडर के चालू बनने से 78 साल बाद बना था शक संवत, ठीक है। और ग्रिगोरियन कैलेंडर के बनने से 57 साल पहले बना था विक्रम संवत। यही सिस्टम है। ग्रिगोरियन कैलेंडर ज़्यादा सिस्टमेटिक था, है ना, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थी, तो उसमें कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए सब लोग ज़्यादातर आज जितने भी लोग हैं हर जगह पे यही कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है ना। विक्रम संवत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो ज़्यादा नहीं चला। इस्लामी हिजरी संवत जो होता है इस्लाम का, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था। उसमें भी क्या होता है, उसमें तुम देखोगे उसमें सिस्टम घटता रहता है। वो लोग पूरा का पूरा दिन के हिसाब से जोड़ के रखे हैं, दिन को पूरा 24 घंटे का मान के रखे हैं, साल को 365 दिन के हिसाब से मान के रखे हैं। इसी कारण वहाँ पे हो जाता है गड़बड़, चंद्रमा के हिसाब से है, और चंद्रमा 15 दिन पे 14 दिन पे इधर उधर हो जाता है, उसका मैटर फंसता रहता है। तो क्या हुआ, पहले इनके यहाँ पे जो रमज़ान हुआ करता था वो होता था पहले दिसंबर में। अभी यहाँ पे आ गया रमज़ान में क्या होता है, दिन में कुछ खाया नहीं जाता, रात में खा सकते हो, ऐसा कुछ यही तो होता है रमज़ान में। ये रमज़ान ही होता है, कुछ और कहते हैं, कुछ कहते हैं ऐसी कोई, यही रमज़ान ही शायद कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, दिन में खाया नहीं जाता, रात में खाना खा सकते हो। तो पहले दिसंबर में होता था, तो दिसंबर में चल जाता था, गर्मी ज़्यादा होती नहीं थी, पानी भी नहीं पी सकते थे, तो ठंडियों में पानी भी नहीं ज़्यादा पीने की दिक्कत नहीं थी, दिसंबर में काम चल जाता था। अभी धीरे धीरे खिसकते जून में आ गया है ना। तो इनका सिस्टम ही गड़बड़ था, कैलेंडर ही गड़बड़ था। अभी जून में आ गया, अभी जून में होने लगती दिक्कत, बिना पानी पिए आदमी कैसे रहेगा, है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। हमारे यहाँ भी यही था, हम लोगों ने भी यही बना के रखा था, हमारा भी कैलेंडर इधर उधर खिसकता था। हमारे भी हर तिथि एक उसी डेट पे नहीं आती, है ना। इस बार देखोगे होली किसी डेट पे आ गई, अगली बार बढ़ के आएगी 10-12 दिन, है ना। लेकिन हम लोग इतना होशियार थे, हमको पता था ये समस्या आएगी आगे चल के, है ना। हमने ऋतुओं के हिसाब से बना के रखा था, हमने फसलों के हिसाब से अपने त्यौहार बना के रखे थे, है ना। तो हमने क्या किया, हमने जैसे देखा कि ये तो खिसक रहा है इधर उधर, फिर बीच में हमने हर 30 साल के बाद में चौथे साल में हमने इसमें घुसा दिया मलमास, कि यहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर से पीछे करो। मलमास मतलब क्या, एकदम से पीछे करो। यही ग्रिगोरियन कैलेंडर भी करता है, 4 साल हर 3 साल के बाद चौथे साल पे क्या लाता है, लीप ईयर, है ना। हमारे यहाँ लीप ईयर मलमास होता है, हमने भी वही सिस्टम लगाया है, हमने भी वही सिस्टम तो है हमारा। हमने क्या कर दिया, हमने मलमास लगा दिया, है ना। तो पूरा सिस्टमेटिक है। तुम देखोगे होली आती है हर बार मार्च में ही आती है, कभी शुरुआत से 1 से लेकर 10 मार्च के बीच में होगी, कभी 11 से 20 के बीच में होगी, कभी 21 से 30 के बीच में होगी। तुम देखो ये जिस बार अगर 21 से 30 के बीच में है तो उसके अगले साल 1 से 10 के बीच में आएगी, अगर 1 से 10 के बीच में है तो अगली बार आएगी 11 से 20 के बीच में। पूरा सिस्टम है कि जैसे ही 30 तक पहुंच गए फिर शुरुआत में ले चलो, है ना। तो हमारा सिस्टमेटिक पूरा हिसाब से पूरा हिसाब किताब समझा रखा है, पूरा मैटर समझा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो शकों ने कर लिया इनको बहुत परेशान, ठीक है। वही सारा सिस्टम हुआ। इनमें एक शासक और हुआ, इनकी गलतियाँ भी थी, ये लोग शिफ्ट हो गए वहाँ पे, उधर ही शासन करते तो हो सकता था वहाँ पे कुछ बचाव होता रहता, है ना। इनका अगला शासक था जिसका नाम था यज्ञश्री सातकर्णी। क्या नाम था, यज्ञश्री सातकर्णी। तो यज्ञश्री सातकर्णी ने क्या किया, इसने भी अपने जीवन काल में कोई बहुत ज़्यादा काम किए नहीं। इसको हमने इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इस वंश का क्या है, ये इस वंश का अंतिम शासक है। हमने अभी देखा था ये क्या है, ये इस वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इतने सारे शासक हैं तो इसको हमने एक ही लाइन में एक ही जगह पे इसलिए लिख दिया क्योंकि तुमको याद करने में आसान हो जाए। ज़्यादा विशेष कोई काम है नहीं तो विशेष कुछ नहीं होगा। अच्छा, काम जो इन्होंने किए वो भी बता दें। काम इन लोगों ने क्या किए, इन लोगों ने क्या किया है, इधर काम इनके लिख देते हैं ना। इधर काम क्या किया इन लोगों ने, इधर देखो इन्होंने भूदान चालू किया। क्या किया, भूदान चालू किया। भूदान करते किसको थे, किसको भूदान मतलब था भूमि को दान देना, है ना। जमीन को इकट्ठा दान दे देना कि जमीन का दान ले जाओ। अभी क्या होता है, अनाज का दान चलता था, अभी क्या पैसे का दान चलने लगा कि पैसे दे दो 10 रुपये हो गया काम। अभी क्या हुआ, वो भी नहीं है भैया, है नहीं, हमारे पास तो सिस्टम यही है नहीं, सीधे साफ मना। तो भूदान वाला कार्यक्रम क्या है, उसमें जमीन दान दे देते थे। अच्छा, जमीन देंगे किसको दान, तुमको हमने बताया था शुंग वंश चला था जो बौद्धों का पूरा विरोधी था, है ना, भागवत धर्म का सपोर्टर था, है ना। वहाँ से भागवत धर्म स्टार्ट हो गया, फिर से अपनी नींव पकड़ने लगा। वैदिक काल फिर से वही वैदिक काल वाले जो धर्म थे वो फिर से अपनी नींव मजबूत करने लगे। अभी क्या हुआ, अभी हिंदू धर्म जिसको सनातन धर्म कहते हैं उसका वर्चस्व बढ़ने लगा, धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ा और यहाँ तक आते आते इसका वर्चस्व अच्छा खासा बढ़ चुका था। इसके बाद में आएगा गुप्त वंश, और गुप्त वंश में अपने चरम पे था हिंदू धर्म जितना था। जितने भी आज के त्यौहार तुम देख रहे हो, जितना भी जो कुछ मनाया था, जो भी सिस्टम आज का है हिंदू धर्म का, सारा का सारा वही गुप्त वंश से लेकर के आया गया है ना। इसलिए गुप्त वंश को हिंदू धर्म का स्वर्ण काल कहते हैं, है ना। तो अभी उसी के इसके बाद ही जस्ट आएगा। तो अभी यहाँ पे बढ़ रहा है, धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है, धीरे धीरे हिंदू धर्म अपने चरम पे पहुंच रहा है। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, भूदान अगर दिया जा रहा, दान दिया जा रहा, तो किसको दिया जाएगा हिंदू धर्म में, ब्राह्मणों को,
है ना, वही जलवा करेंगे। कौन जलवा करेगा? हाँ, पंडित जी, है ना। तो इन्होंने ब्राह्मणों को भूदान करने की प्रथा चालू की। ब्राह्मणों को जमीन दान में दे देते, ले जाओ पंडित जी, है ना, एक मंत्र सुनाओ, ले जाओ, है ना, यही सिस्टम था इनका। तो भूदान करना चालू कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। पहले क्या होता था, किसी से अगर काम करवाते हो तो उसके बदले में वेतन दिया जाता था। ये लोग वेतन नहीं देते थे, जमीन दे देते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सामंती व्यवस्था लागू कर दी। क्या की? सामंती व्यवस्था लागू की। सामंती व्यवस्था में क्या होता है, वेतन के बदले जमीन। क्या होता है इसमें? वेतन के बदले जमीन दे देते थे। हाँ, स्थान पर लिख लो। कह रही सर जी वेतन के बदले नहीं होता है, वेतन के स्थान पे होता है ना, तो स्थान पे लिख लो। हमने बदले लिख दिया, है ना, यहाँ पे स्थान लिखना, स्लैश करके स्थान लिख लो, ठीक रहेगा, है ना। तो वेतन के स्थान पे क्या देते? जमीन दे देते थे। अच्छा, राजा अगर जमीन देगा, जिसको भी जमीन देता था, जो भी उनके कर्मचारी होते थे, सबको जमीन अलग अलग हिसाब से देते थे। जो ज़्यादा बड़े पोस्ट पे होता था उसको ज़्यादा जमीन मिलती थी, है ना, कि महीने के हिसाब से 1 महीने बाद तुमको इतनी जमीन दे दी जाएगी, 1 साल के बाद इतनी दी जाएगी, है ना। जो छोटे होते थे, छोटे स्तर के, उनको कम दी जाती थी। किसी को 1 हेक्टेयर दे दिया है तो किसी को 1 बीघे दिया। काम चला रहे हैं धीरे धीरे, है ना। जिसकी जितनी पोस्ट जितनी बड़ी उतना ज़्यादा जमीन मिलेगी उसको, ठीक है। तो यही हुआ। सामंतों में क्या हुआ, अभी तक तुम पीछे देखते थे, जितने भी राजाओं को कोई मारता था तो उनका सेनापति मारता था, क्योंकि सारी पावर ज़्यादातर उसके पास होती थी। राजा के बाद अगर सबसे ज़्यादा पावर किसी के पास है तो किसके पास होगी? सेनापति के पास होगी। इसीलिए सेनापति राजा को मार देता था। अभी तुम सोचो, सामंती व्यवस्था में तुम वेतन के बदले जमीन दे रहे हो। राजा की जमीन तो हर बार घटेगी ना, उसको सबको देना, बहुत सारे लाखों उसके कर्मचारी होंगे, सबको जमीन देनी होगी। जो सबसे बड़े पद वाला अधिकारी होगा उसको ज़्यादा जमीन मिलेगी, हर साल हर महीने उसको ज़्यादा जमीन मिलेगी। एक समय ऐसा आएगा कि सामंत के पास राजा से ज़्यादा जमीन हो जाएगी। होगी नहीं होगी? क्योंकि राजा की हर बार घट रही है, उसकी तो बढ़ रही है। दिन दुने रात चौगुने जलवे हो रहे हैं उसके, तो है ना, बढ़ती जा रही जमीन। अब जिसके पास ज़्यादा जमीन, वो उतने बड़े जमीन का शासक, और वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, राजा कमज़ोर हो जाएगा। फिर आगे तुम जितने भी देखोगे, आगे जब तक सामंती व्यवस्था चलेगी तब तक तुमको यही देखने को मिलेगा कि राजा को कौन मार रहा है? उसका सामंत। सेनापति खत्म, सेनापति का सिस्टम गया। अभी जिसके पास ज्यादा जमीन वो मारेगा, है ना। कोई मारेगा, कोई अपदस्थ कर देगा, ऐसे ही हटा देगा। ये सिस्टम चलेगा, है ना। क्योंकि सामंत अब क्या हो रहे हैं? मजबूत होते जा रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे हैं। तो सामंतों का वर्चस्व बढ़ रहा है। यहाँ पे सामंतों के पास जमीन हर बार बढ़ रही है और राजाओं के पास जमीन घटती चली जा रही है। अच्छा, इन्होंने अपने समय में सिक्के चलवाए। सिक्के तुम लोगों को पता होंगे, है ना। कांच के सिक्के, शीशे के सिक्के। कौन से सिक्के चलवाए? सिक्के चलवाए इन्होंने। कौन से सिक्के चलवाए? भैया बताओ, और क्या बताओ। सिक्के चलवाए कौन से? शीशे के सिक्के चलवाए। कहा थे इन्होंने अपने शासनकाल में शीशे के सिक्के चलवाए। अच्छा, ये वाला जो युद्ध तुमको हमने बताया था यहाँ पे, नहपान वाला, ये वाला युद्ध, है ना, कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया। नहपान शासक, है ना। कैसे हमको जानकारी मिली इसकी? तो हमको एक सिक्का मिला है, जिस सिक्के पर नहपान सिर झुकाए हुए बैठा हुआ है एक साइड में, और दूसरे साइड में कौन बना हुआ है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना। तो एक साइड पे गौतमी पुत्र सातकर्णी है, दूसरे साइड में नहपान है। नहपान आराम से सिर झुकाए हुए और गौतमी पुत्र सातकर्णी ऐसे तलवार लिए हुए। तो उसी से हमको जानकारी मिलती है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था। ये सिक्का हमको मिले हैं जोगल थम्बी से। मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है कौन सी? जोगल थम्बी, है ना। जोगल थम्बी में हमको मिलते हैं सिक्के, जहां से हमको इसके युद्ध की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो सातवाहनों ने अपने समय काल में कौन से सिक्के चलवाए? शीशे के सिक्के चलवाए। कौन से सिक्के? शीशे के सिक्के चलवाए। आंध्र प्रदेश के आसपास रहने लगे थे, इसलिए इनको आंध्र सातवाहन कहते हैं। अगर तुमसे पूछ दिया जाए किस नदी के किनारे ये लोग बसे थे, तो क्या बताओगे तुम लोग? गोदावरी। देखो, बहुत सही बात है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे हैं ये लोग? गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना। इतनी जानकारी है सातवाहन वंश के बारे में, इससे ज़्यादा आप क्या हो सकता है। अच्छा, गोदावरी को दक्षिण भारत में कुछ अलग नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे इनका महत्व ज़्यादा है। खारा पानी नहीं है। देखो, गोदावरी के बारे में कहते हैं दक्षिण भारत में इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, है ना। दक्षिण की गंगा नाम से किसको जानते हैं? दक्षिण की गंगा कौन है? केरल में तो पेरियार बहती है। देखो, दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी को। ये क्वेश्चन कंफ्यूज होता है। तुम कभी कभी देखोगे, तुम गूगल पे सर्च करोगे तो तुमको अभी दिखा देगा गोदावरी। दक्षिण की गंगा सर्च करोगे, गोदावरी दिखा देगा, है ना। लेकिन दक्षिण की गंगा गोदावरी को नहीं कहते। जो भी बोर्ड है तुम्हारा वो नहीं मानेगा, दक्षिण की गंगा कावेरी को मानेगा।
ठीक है ना, क्योंकि लूसेंट वगैरह में दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा गया है, वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा गया है। तो दोनों बातें याद रख लेना कि वृद्ध गंगा कौन है, गोदावरी है, और कावेरी को दक्षिण की गंगा का नाम दिया गया है, ठीक है ना। और केरल की बात करें तो केरल की सबसे प्रसिद्ध नदी है पेरियार, ठीक है ना। इतना हो जाएगा, आसान है। सारे वंश पीछे से याद कर लें जितने हैं। अभी अगर रिवीजन कर लोगे तो आगे तुमको दिक्कत नहीं होगी। आगे हम जब गुप्त वंश पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो तुमको पीछे के बोझ लगने लगेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अभी अगर तुम रिवीजन करते रहोगे, अभी रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी हमने देखा एक लाइन लिखी हसीन मशूक सा, उसी में पूरा रिवीजन, आधा रिवीजन तो हो ही गया, आधा बचा है मेन चीज़ें। तो एक बार अगर तुम देख भी लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अभी से रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसको छोड़ के रखा कि बाद में कर लेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए इतिहास को तुरंत का तुरंत निपटाते चलोगे तो तुम्हारे लिए भी आसान होगा, है ना। और हम आगे पढ़ाएंगे तो हमारे लिए भी आसान होगा, क्योंकि तुम्हारा पीछे का पूरा क्लियर होगा। अगर हम बीच में पूछ देते हैं कि पीछे क्या था तो तुम बता भी दोगे, है ना। इसलिए अभी आगे पढ़ने से पहले तुमको पीछे का पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ तो टेस्ट ले लें इतने का, इतना मगध वंश हुआ शुरुआत से लेकर के आदि मानव के समय से लेकर के सातवाहन के वंश तक का पूरा ले लें टेस्ट। बहुत टाइप करने में दिक्कत होती है। मॉक टेस्ट ले लें, एक हम बना रहे हैं और यहीं पे खड़े खड़े तुमको हम क्वेश्चन बोलते रहेंगे और पूछते रहेंगे ऐसे एक एक करके, है ना। वही रहेगा, एक सेशन बना लेते हैं। अगले सोमवार को जब आएगा इसका टर्न तो हम लोग यही करेंगे, ठीक है। सबके लिए नहीं, मतलब टाइप करके पूरा नहीं लाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, पर परेशान हो जाएंगे। PDF टाइप करते करते उसी में परेशान हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही पूछते रहेंगे, एक एक आदमी से पूरा खड़ा करके पूछेंगे, खड़ी हो जा जिज्जी, है ना, फिर ऐसे पूछेंगे, ठीक है। ऐसे ये करें, ऐसे नहीं। हाँ अच्छा, कह रही ऑप्शन होते तो टिक करने में आसान होता है। पूरा याद करके ऑप्शन के चक्कर में मत रहो, ठीक है। ऑप्शन के चक्कर में रहोगे तो भूल जाओगे, है ना। ऑप्शन देना पड़ेगा। चलो अच्छा कर देंगे, जितना व्यवस्था रहेगी। सोमवार को टेस्ट ले लेंगे इसका, जितना पढ़ाया है इतिहास का उतना ले लेंगे, ठीक है। इतना छाप लो तुम लोग।